जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, थंबनेल पढ़ा होगा डॉक्टर एस जयशंकर की गुगली और पाकिस्तान चाइना हुए क्लीन बोल्ड। मामला क्या है? मामला ये है कि बिलावल भुट्टो गधा आदमी है, ये तो मैं भी मानता हूँ, दुनिया के ज़्यादातर लोग मानेंगे, इवन पाकिस्तानी मानेंगे कि आया और वही एक बहुत ही हाइपोथेटिकल, मतलब एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना बढ़ा चढ़ाकर, एक जो होते हैं देखो दोस्तों, असलियत में एक पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मंद बुद्धि टाइप के लोग या जो हवाबाज टाइप के लोग होते हैं, उनको लगता है कि इस तरीके की भड़काऊ बातें करके, सामने वाले की बोलती बंद करके या नहले पे दहला टाइप का कुछ मार के बातों बातों में हम सस्ते पॉइंट्स बटोर सकते हैं। लेकिन जब आप एक हाईएस्ट अथॉरिटी के ऊपर बैठे हुए होते हैं, तब आपकी ये जो पर्सनैलिटी होती है, ये उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए डिसास्ट्रस होती है, इतना समझ लीजिए। बिलावल भुट्टो ऐसा ही एक हल्का पर्सनैलिटी है, कमज़ोर पर्सनैलिटी है, जो बड़ी बड़ी बातें, हवाबाजी वाली बातें करने में तो माहिर है, लेकिन मतलब माहिर तो खैर क्या, लेकिन आती हैं, उसके अलावा उसे कुछ नहीं आता। और सामने बैठे हुए एक घाघ, एक श्रीउड पर्सनैलिटी डॉक्टर एस जयशंकर, जिनकी पूरी ज़िंदगी, मैं तो कहूँगा बल्कि 2-3 पीढ़ियाँ सिर्फ और सिर्फ फॉरेन अफेयर्स को हैंडल करने, उसे समझने में निकल चुकी हैं। एक एक शब्द की उनकी वैल्यू होती है, और यही कारण है कि जब वो कुछ बोलते हैं तो दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। यहाँ तक कि यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो अगर ये कहें कि मैं फॉरेन पॉलिसी के मामले में डॉक्टर एस जयशंकर को फॉलो करता हूँ या उनको सुनता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में इनकी फ़ैन फॉलोइंग एक अलग ही लेवल की है। अब जिस तरीके से भारत में सरकार है, अगर इसे मोटे तौर पर देखें तो ये सरकार डिफेंसिव मोड में, मेरे को खासकर फॉरेन पॉलिसी के मामले में तो डिफेंसिव मोड में तो दिखाई नहीं देती। इवन मैं बहुत सारे इकोनॉमी के मामलों में देखो या कैसे भी, मेरे को ये एग्रेसिव टाइप की ऐसी गवर्नमेंट लगती है जो फ्रंट फुट पे खेलना ज़्यादा पसंद करती है, और शायद बॉल डाली जाए टप्पा पड़ने से पहले ही सिक्सर उड़ाने के मूड में रहती है। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि इस G20 मीटिंग में शायद ऐसा ही कुछ बवाल होने के आसार इन्हें पहले से ही थे, तो मेंटली प्रिपेयर्ड थे। यही कारण है कि बहुत सोचे समझे तरीके से एक गोगली, एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया गया, और स्टेटमेंट का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो तो क्लीन बोल्ड हुआ, और चाइना भी इस टाइम पर हवा में उड़ता हुआ नज़र आया। उसकी जो पॉलिसी थी, वो जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आई, उसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट को दोस्त, देखो क्या होता है ना, हम बड़ी मेहनत करके ये वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, और सब्सक्राइबरशिप जब बढ़ती है, व्यूज़ आ रहे हैं और सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि, और मज़े की बात, टाइमिंग्स भी बड़े बढ़िया लेवल का दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं कि सब्सक्राइब वगैरह करें। तो प्लीज़ थोड़ा मोटिवेशन हमें मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान या हमारे डॉक्टर एस जयशंकर का एक स्टेटमेंट। मैं ये स्टेटमेंट शुरू करूं इससे पहले, या टॉपिक शुरू करूं इससे पहले, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लीजिए। मामला क्या है भाई साहब, यहाँ है इंडिया, और इतना समझ लीजिए कि कोल्ड वॉर एरा में जिस टाइम पर यहाँ यूएसएसआर होता था, अमेरिका ने इंडिया को कभी भी अपना दोस्त नहीं समझा। रशिया यहाँ होता था, यूएसएसआर इस ब्लैक लाइन तक, और इंडिया को घेरने के लिए एक स्पेसिफिक सर्कल, या यूं कहें इंडियन एनसर्कलमेंट किया गया, जिसे हम यूं कह सकते हैं कि इंडिया को घेरने के लिए एक रिंग ऑफ फायर फॉर इंडिया डेवलप किया गया, जिसमें समंदर के अंदर तो बैठा हुआ है अमेरिका, यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया का एक एनिमी फॉर्म में, यहाँ चाइना जो है वो इंडिया का एनिमी, और यहाँ अगर आप देखते हैं तो म्यांमार के अंदर चाइना जिस तरीके से अपना एक स्ट्रांग होल्ड बनाकर बैठा हुआ था, ये इंडिया के चारों तरफ इंडिया को घेरने के लिए एक सर्कल सा बना दिया गया था, टू एनसर्कल इंडिया। इसीलिए नॉर्मली मैं इसे कह सकता हूँ, दिस इज रिंग ऑफ फायर फॉर इंडिया विच वॉज प्रेजेंट in Cold War era, not only even Cold War era until 1999। 1999 तक अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना और म्यांमार, इन चारों को आप
रिंग ऑफ फायर फॉर इंडिया की फॉर्म में देख सकते हैं। अमेरिका समंदर में बैठा है, पाकिस्तान पड़ोसी, चाइना चुपचाप बैठा हुआ है, म्यांमार साइलेंट है। लेकिन इन चारों ने जिस तरीके से इंडिया को घेरा हुआ था ना दोस्तों, वो अल्टीमेट लेवल पर था और इंडिया उस टाइम पर कसमसा रहा था। लेकिन इन चारों की भी एक स्ट्रेटेजी थी। अमेरिका एक बॉस की तरह बिहेव करता इंडिया को डांटने का कि हम आपके साथ हैं, ये मत करो वो मत करो, हम आपके साथ हैं, ये मत करो वो मत करो, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, लेकिन हमारी बात मानो। चाइना चुपचाप बैठा हुआ है, कोई इंडिया से रिलेशन नहीं रखा हुआ, लेकिन चाइना इंडिया को पहले दिन से पोटेंशियल थ्रेट मान रहा है और इसीलिए वो एक तरफ म्यांमार को प्रोवोक किए रखता है, म्यांमार की गवर्नमेंट को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर चल रहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। 62 में चाइना से लड़ पड़े, पाकिस्तान से तो खैर 4-5 बार पाकिस्तान को धो चुके हैं। अब ऐसे में आप देखेंगे इंडिया, अमेरिका हमेशा इंडिया से कह रहा है अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपके दोस्त बन जाएंगे, यानी इंडिया को दबाने के लिए दोस्ती का नाटक करने की कोशिश हो रही है। चाइना ने भले ही रिलेशन खत्म कर रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट की कॉन्स्पिरेसी में चाइना ने हमेशा से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। असलियत में इन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी ये बना रखी थी कि शुरू से लेकर एंड तक पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश छोड़ा जो खुलकर इंडिया के अगेंस्ट लड़ रहा है, भिड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है। यानी पाकिस्तान एक ऐसा देश जो कि इंडिया को खुले तौर पर एनिमी कह रहा है, चुनौती दे रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, लड़ रहा है, भिड़ रहा है, जो भी है। अमेरिका बैक डोर से या यूं कहें छुपे तौर पे पाकिस्तान की मदद कर रहा है, F-16 जैसे फाइटर जेट्स देकर। चाइना फाइनेंशियली से लेकर दूसरी पूरी की पूरी सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में अब सिनारियो 1999 के बाद थोड़ा सा चेंज हुआ। अमेरिका का एटीट्यूड इंडिया के लिए चेंज इतना हुआ कि चाइना जो है वो अमेरिका का अब दुश्मन की तरह बिहेव करने लग गया था 98-99 के आसपास तक। ताइवान, हांगकांग, मकाओ जैसे मामलों के अंदर अगर आप देखेंगे तो साफ नज़र आ रहा है चाइना और अमेरिका के डिस्टर्बेंसेस नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जैसे ही चाइना और अमेरिका दोस्त हुए, ये रिंग ऑफ फायर फॉर इंडिया जो था ये टूट गया। अमेरिका अब समझ चुका है कि इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अटेन कर चुका है, स्पेस में प्रेजेंट है, सारी चीज़ जगहों पे प्रेजेंट है। अब इंडिया को दोस्ती करने के लिए कोई लालच देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंडिया को चाइना के अगेंस्ट दोस्त की फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका भी पहले दिन से जानता है कि जिस तरीके से अमेरिका की दोस्ती का फायदा उठाकर चाइना अपनी पीक पर पहुंचा या चाइना ताकतवर हुआ और आज के दिन चाइना को कंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, इंडिया को पहले दिन से ही कंट्रोल करके रखा जाए और इंडिया को किसी तरीके से इस सिचुएशन में रखा जाए कि थोड़ा थोड़ा मिलता भी रहे, लेकिन ये रीजनल पावर तो बने ताकि चाइना को काउंटर कर सके, लेकिन सुपर पावर ना बन सके। ऐसी सिचुएशन में इंडिया और अमेरिका के एक कभी नरम कभी गरम टाइप के रिलेशंस चल रहे थे। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा इस्तेमाल किए रखना चाहता था। अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं उनकी बात पॉलिसी समझ लीजिए, वो कभी भी किसी भी मुद्दे पर कोई भी क्लियर स्टैंड नहीं लेते। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि दोनों को अपनी जेब में रखा जाए, इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी, इजराइल को भी, फिलिस्तीन को भी, दुनिया का जो भी देश है सबको अपनी जेब में रखा जाए, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाल कर। और यही कारण था कि इंडिया कभी भी इस मामले में कोई क्लियर स्टैंड कभी ले ही नहीं पाया और कश्मीर मुद्दा कभी सुलझ नहीं पाया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब सिचुएशन कब चेंज होती है? सिचुएशंस चेंज होती हैं इंडिया के अंदर एक फुल डोमिनेंस वाली, फुल मेजॉरिटी वाली एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आती है जो किसी चीज़ की कोई परवाह किए बिना इंडिया फर्स्ट का ओपिनियन रखती है। दोस्तों, आप कितनी भी मोदी की बुराई कर सकते हैं, सारी बुराइयां सर आंखों पर।
लेकिन आप इस नेशनलिस्ट गवर्नमेंट की ये बुराई नहीं कर सकते कि ये लोग देश के मामले में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इलेक्शन जीतने के लिए हेटेडनेस का यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमी का मामला ख़राब हो रहा है, ये है वो है, सब आप कह सकते हैं, मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ को कभी मानने को तैयार नहीं हो सकता कि ये नेशनलिस्ट गवर्नमेंट किसी भी तरीके से नेशनल इंटरेस्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करती है। मेरा ऐसा मानना है कि ये कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, ये बहुत स्ट्रांग है इस मामले में, और जिस तरीके से इन्होंने सिचुएशंस को हैंडल किया है वो आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं तो कम से कम इस चीज़ को समझाने की कोशिश हमेशा करता हूं कि जो इस गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी है, इस लेवल की फॉरेन पॉलिसी कुछ टाइम के लिए इंदिरा गांधी की रही, और उनके अलावा कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा जो इस लेवल की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहा हो। तो मामला क्या है? मामला ये है, मोदी गवर्नमेंट जैसे ही आती है, मोदी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी सबसे पहला टारगेट मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान था। चाइना के साथ, जैसे चाइना दोस्त वाला बन के घूम रहा है, वैसे चाइना के साथ दोस्ती, वैसे अमेरिका के साथ दोस्ती, वैसे म्यांमार के साथ दोस्ती, वैसे ही पाकिस्तान के साथ दोस्ती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारी सरकारों की बड़ी सोची समझी रणनीति पहले दिन से थी। पहले दिन से क्या कि सबसे पहले दुनिया को सिग्नल देंगे कि मैं बता रहा हूं कि दुनिया कैसे हमारे अपने दुश्मनों को बाहर निकाल के लाए हैं, और एक गुगली जो है उसमें ये दोनों फंस चुके हैं, और असलियत चाइना की बाहर आई है। कैसे? और कौन दोस्त है कौन दुश्मन है एक बयान में पता लग गया। कैसे? सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री महोदय बिरयानी खाने पहुंच जाते। अब बिना बुलाए बिरयानी खाने किसी भी देश में किसी के घर जाना, आप सोच कर देखिए, कोई आपका दुश्मन है, आप उसकी शादी, उसके घर में शादी है, आप गिफ्ट लेके पहुंच गए और कहा यार खाना नहीं खिलाएगा, वो सारे गिले शिकवे भूल के तुम्हें गले लगाएगा और कहेगा आ भाई। ये छोटी सी एक स्ट्रेटेजी अपनाई, और प्रधानमंत्री मोदी के जाल में कहो या यूं कहो कि पूरी दुनिया को लगा कि यार ये बंदा गजब है, सब चीज़ें भूल के सारे प्रोटोकॉल साइड में रख के घूमता फिरता पहुंच गया, और हर कोई इसकी तारीफें कर रहे थे। अब पाकिस्तान के अंदर डीप स्टेट्स जो हैं, या यूं कहीं नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उठाकर हमारे यहाँ पठानकोट किया, तो उन्होंने उनकी, मोदी जी ने उनकी भाषा में उरी का हमला कर दिया और ये कहा कि हाँ मारा। देखिए, आप मार रहे हैं किसी को, आप किसी के घर में घुस के अटैक कर रहे हैं, बतेरे कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई, आप स्कूल में बैठे हुए हैं और कोई आपके सर पे टपली मार के चला गया, आप कहेंगे क्या है बे, वो कहेगा सॉरी यार गलती से लग गया, तो आप थोड़े शांत बैठ जाएंगे, या फिर कहोगे भाई मैंने नहीं किया। लेकिन एक एटीट्यूड कौन सा होता है, वो दोनों डिफेंसिव एटीट्यूड है। एक कह रहा है मैंने नहीं किया, वो कोवर्ट वाला है जो पीछे पीछे पिन चुबा रहा है। दूसरा है जो कह रहा है सॉरी भाई गलती होगी, वो कह रहा है भाई गलती से ही मारा। तीसरी वो है जो मार के कहता है हाँ मैंने मारा, बोल क्या करेगा। ये एटीट्यूड जो होता है, ये डोमिनेशन वाला या डोमिनेंट एटीट्यूड होता है। इस एटीट्यूड को क्लास में उस लड़के के बिहेवियर से समझ लीजिए कि वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। इस एक इंसिडेंट ने असलियत में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी, या यूं कहें पाकिस्तान की बौखला गया पाकिस्तान के करें क्या। क्यों? क्योंकि आज से पहले सोच याद कीजिए, जो बंदे 2008 का इंसिडेंट याद करते हैं, जो हमारे देश में 10 कुत्ते घुस गए थे और 10 जानवरों को मारने के 10 जानवरों ने 10 सांपों ने हमारे देश के 166 लोगों को डसा था। मैं सच बता रहा हूँ, वो इंसिडेंट इस तरीके से है, मेरे आंखों के सामने कौन देता है, और जो हमारी सरकारों का बिहेवियर था और पाकिस्तान के पैनलिस्टों का बिहेवियर था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बिहेवियर था, डोंट फॉरगेट वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, डोंट फॉरगेट वी आर अ न्यूक्लियर नेशन। और हमारी सरकार मिमिया रही थी उनके सामने। अंदर से फील हो रहा था कि क्या हम एक ऐसी रीढ़ की हड्डी वाली सरकार के, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो रीढ़ की हड्डी में है जिसकी, या हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हमें भी कोई कल को मार के जा सकता है और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। उसके बाद हमारे जो क्या नाम है रक्षा मंत्री थे डॉक्टर मनोहर पर्रिकर साहब, वो कहते हैं भाई मैं 20 लाख का इंतजार थोड़ा ना करूंगा कि 20 लाख बंदे कोई आए और मारे, हमें थ्रेट लगेगा हम मार देंगे। यानी वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी खत्म। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या था?
सेकंड स्टेप ये था कि देखिए स्टेप बाय स्टेप हमारे दुश्मनों को कैसे खत्म किया जाता है। सेकंड स्टेप क्या था कि उरी के अंदर घुस के मारा और ये कहा हाँ मारा, अब बता क्या करेगा। पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। मैंने पहली बार पाकिस्तान के लोगों को मिमियाते हुए देखा था, पाकिस्तान के पैनलिस्टों को मिमियाते हुए देखा था। जो पैनलिस्ट टीवी पे आके शोर मचाते थे कि मत भूलो हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, अब वो कह रहे हैं ये मोदी जो है ये युद्ध करवा के रहेगा, ये मोदी जो है ये वॉर करवा के रहेगा, ये वॉर मोंगर है, मार काट मचवाएगा, न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी वो ये नहीं कह रहे कि हम करेंगे, वो ये कह रहे हो जाएगा, करवा के छोड़ेगा। यानी उनका अंदर से मामला हलचल पैदा उनके अंदर हो चुकी है, उनके अंदर हलचल पैदा हो चुकी थी। ये सबसे मेन पॉइंट है। अब इसका अगला स्टेप क्या है? इसका अगला स्टेप ये है हलचल पैदा होने के बाद का, फिर उन्होंने फिर पंगे लिए पुलवामा 2019 जो पुलवामा था ना दोस्तों, वो 2019 पुलवामा असलियत में मेरा पूरा ओपिनियन है कि भारत में इस सरकार को कमज़ोर करना था कम से कम। लेकिन जो रिटेलिएशन था, घुस के मारना, 80 किलोमीटर अंदर जाना, चाहे गमले तोड़ के आए, भाई तुम दुश्मन के घर में घुसो और गमले तोड़ के आ जाओ और बाहर आके कहो क्या करेगा बता, ये भी बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं सामने वाले को थप्पड़ी मार के आओ, सामने वाले के घर में घुस के गमले तोड़ के 2-4 सामान तोड़ के भी आ जाओगे, तोड़ फोड़ मचा के आ जाओगे, वही बहुत है। सामने वाला उसमें भी घबरा जाएगा। वही चीज़ यहाँ हुई। हमारे अभिनंदन साहब पकड़े गए, उनको भी वापस लेके आए। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को घबराए हुए देखा, डीमोरलाइज्ड स्टेट में देखा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहते हुए सुना, क्या करूं, न्यूक्लियर वॉर छेड़ दूं क्या? और पाकिस्तान के जो चीफ थे, आर्मी चीफ, उनके बारे में सुनने आया कि उनकी टांगें कांप रही हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि इस टाइम तक हमारी गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस है उसने पाकिस्तान को डीमोरलाइज कर दिया। यहां पाकिस्तान के डीमोरलाइज होने का सीधा मतलब है कि चाइना अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन चाइना अभी सामने नहीं आया। वो भी बिहेव कर रहा है कि भाई वो बहुत अच्छा है, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ झूला झूल के गया शी जिनपिंग, और सारे मामले बिल्कुल फर्स्ट क्लास लेवल पर चल रहे थे। अब मामला आया फिर पाकिस्तान का। पाकिस्तान डीमोरलाइज्ड है, चाइना अंदर से तिलमिला तो रहा है। वो बहुत सारे मामलों में मसूद अजहर से लेकर बहुत सारे दूसरे टेररिस्टों के अगेंस्ट जो भी रेजोल्यूशन आता उसको रोकने के लिए वीटो तो लगा देता, लेकिन कुछ बोलता नहीं था खुल के। 2019 हमारे देश का टर्निंग पॉइंट था, और मैं मानता हूं कि 5 अगस्त 2019, जिसमें हमारे अमित शाह जी साफ कहते हैं कि जब भी मैं बोलूं तो अक्साई चीन काउंट किया जाएगा। जब भी मैं बोलूंगा अक्साई चीन, कश्मीर का मामला होगा तो अक्साई चीन भी उसमें काउंट किया जाएगा। यहां चाइना तिलमिला उठा। अब चाइना पाकिस्तान से कह रहा है भाई उठ खड़ा हो, लड़ना है। पाकिस्तान कहता है डर लग रहा है। अब चाइना ने पाकिस्तान को खूब भर भर के हथियार देने शुरू करे। पाकिस्तान को पॉसिबली थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। जैसे ही पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, इंडिया की एक मिसाइल चली जाती है, ब्रह्मोस, और इंडिया कहता है सॉरी सर गलती होगी, गलती से चलाई, और उसमें वॉर हेड था ही नहीं, और ऐसे वैसे पाकिस्तान की टांगे कांप रही हैं, और जितने चाइना के रेडार थे वो फेल हो गए। यहां इंडिया फिर बाजी मार गया। अब यहां तक आपने चाइना को बौखला दिया है। एक दुश्मन पाकिस्तान डीमोरलाइज है, लेकिन पाकिस्तान के कंधे पर रखकर जो बंदूक चलाई जा रही थी वो बंदूक अब सामने नहीं आ रही थी, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं सामने आने के लिए तिलमिला रहा था। गलवान हो गया, इंडिया वहां भी पीछे नहीं हटा। लेकिन अब असली बात समझिए, यहां तक पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को एलिमिनेट कर दिया गया। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी मार्वल जो है वो हमने देखा कि गजब लेवल पर, मार्वेलियस लेवल पर, बहुत ही अल्टीमेट लेवल पर फॉरेन पॉलिसी देखी गई कि पाकिस्तान अलग थलग है। इमरान खान उस मामले को डिप्लोमेटिकली सॉल्व नहीं कर पाया, इसलिए और ज़्यादा औहदे मुँह गिरा। तो आप खुद सोचकर देखिए सिचुएशंस कहाँ हैं। सिचुएशंस अल्टीमेट लेवल पर पहुंची हुई थी। अब उसका अगला लेवल क्या था?
उसका अगला लेवल यहाँ पर ये था कि अब चाइना का किसी भी तरीके से सामने आना ज़रूरी था। और G20 मीटिंग अभी तक आप देखेंगे कि कहीं पर भी ज्वाइंट स्टेटमेंट की फॉर्म में चाइना सामने नहीं आया था पाकिस्तान के साथ। हमेशा चाइना चुपचाप मदद कर रहा था, चुपचाप सब कुछ कर रहा था। बहुत डीप लेवल पर या बहुत मजबूती के साथ खड़े होने वाले फ्रेंड की फॉर्म में चाइना सामने नहीं आया, क्योंकि चाइना जानता था कि पाकिस्तान के साथ इस मामले में खुल के खड़े होने का सीधा सीधा मतलब है कि इंडिया जो प्रूव करना चाहता है कि चाइना एंड पाकिस्तान आर ऑन द सेम पोल या सेम स्टेज, तो वो गलत हो जाएगा, इंडिया के फेवर में बात चली जाएगी। तो चाइना यहाँ हमेशा दूर की तरफ खड़ा होता था, लेकिन पहली बार यहाँ एस जयशंकर साहब की गुगली फेंकी। अच्छा, इस बीच में पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की भी मदद ले रहा है और पाकिस्तान चाइना की भी मदद ले रहा है। और ये जो आपके जो बाइडेन साहब हैं, ये पाकिस्तान को पूरी पैसे वैसे सब दे रहे हैं। इंडिया ने, हमारे जयशंकर साहब ने एक पंथ में 3 काज कर दिए। पाकिस्तान की तो सच्चाई बता दी, उसको उसकी औकात बता दी। जिस तरीके से हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने उनसे बात करी और उनसे जब सवाल पूछा गया, बिलावल भुट्टो से बात करी, और जब जयशंकर साहब से सवाल पूछा गया कि आपने जो सम्मान था वो पूरा नहीं दिया, तो उन्होंने कहा जो हमारे फ्रेंड्स को सम्मान दिया वो उनको दे दिया। हाथ तक ना मिलाना भी अपने आप में एक अपमान होता है। और उसके बाद बाकी तो यह है परपिट्रेटर ऑफ टेररिस्ट है, हम विक्टिम हैं और वो क्या नाम है, परपिट्रेटर हैं। तो विक्टिम उसके साथ बैठ के टेररिस्ट के साथ बात करके आप टेररिज्म को रिकग्नाइज कर रहे हैं, इसलिए हमने फालतू बात नहीं करी। ये जो मामला था ये अपने आप में पाकिस्तान को एक रख के जन्नाटेदार मारने वाली बात थी कि बेटा तू घर आया है, रोटी खा, पानी पी, दफा हो जा, तेरे को मजबूरी में बुलाना पड़ा है। ये जो जवाब था ना, इसका मतलब यही था कि रोटी खा, पानी पी और दफा हो जा। समझे? अच्छा नहीं लग रहा तो शक्ल से। ये जो चीज़ थी ये बहुत ही फेवर में जाती है इंडिया के। लेकिन अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दूसरा सवाल, वही ऑब्वियस सी बात है, फिर बिलावल भुट्टो वही अपना पुराना राग कि भाई मैं तो कश्मीर लूँगा, मैं ये करूँगा, कश्मीर को वापस करो, ये चलो। टके सा जवाब पकड़ाया, टके सा, कि कश्मीर के अंदर 370 हिस्ट्री हो गई है तो वो भूल जा। बात अब इस पे होगी, ये कॉन्फिडेंस है। अब बात इंडिया की किसी सरकार को पीओके के मामले में बात करते हुए आप लोगों ने इतना कॉन्फिडेंटली नहीं देखा होगा, जो अब कह रहे हैं कि सुन बे ओ, इंडिया वाले को तो भूल जा, अब पीओके में बात होगी कि वो कब खाली कर रहा है। ये कॉन्फिडेंस इंडियन गवर्नमेंट का अब जो देखने को मिला, हो सकता है पुराने टाइम में एक आधा कोई वो निकाल के लाए, लेकिन ओपनली मीडिया के अंदर खुले तौर पर कह रहे हैं कि पीओके कब्जा कर रखा है, इंडिया वाला तो हमारा है और लीगैलिटी हमारी है। यहाँ चाइना को ऐसा लग चुका है, एक तो अमेरिका को लगा, तो पाकिस्तान अकेला पड़ गया ना। अब पाकिस्तान गेम में फंस चुका है। चाइना को लगा कि पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हुआ तो पाकिस्तान को अमेरिका के ऊपर भरोसा कम होगा, चाइना पे भरोसा ज़्यादा होगा। चाइना ने इसे अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में देखा, तो चाइना के विदेश मंत्री हु वाओ समथिंग कुछ है, वो उठा के पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचे हुए। वहाँ उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग कश्मीर का जो है सॉल्यूशन चाहते हैं। ये वो जो भी ब्ला 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 उन्होंने किया, वो जो भी किया वो सब चीज़ें सबके सामने। लेकिन चाइना खुलकर पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया और चाइना ने पाकिस्तान के साथ आकर बता दिया और पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश कर दिया कि कल को अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये दोनों के दोनों, चाइना और उसका पंटर दोस्त पाकिस्तान, दोनों साथ साथ होंगे। एक तो चाइना की वो कलई खुल गई, जो चाइना अभी तक पाकिस्तान के पीछे खड़ा हुआ था वो सामने आके खड़ा हो गया, और अब तक जो मामला था वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया कि लड़ाई होगी तो ये दोनों साथ खड़े होंगे। अमेरिका को कंफ्यूज कर दिया कि वो कुछ कहे या ना कहे, क्योंकि अगर अमेरिका कहता है कि हाँ कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का हक है तो फंसा, फिर इंडिया 4 सुनाएगा और दुनिया, बाकी जो दुनिया है जो चाइना के अगेंस्ट इंडिया को खड़ा करना चाहती है वो कहेगी तुम खुद ही इसकी खड्डे खोद रहे हो। और दूसरी तरफ अमेरिका का जो ऑकस से लेकर क्वाड है वो सब कमज़ोर होता फिरेगा और इंडिया कहेगा दफ़ा हो जा, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ दूंगा, तू भाड़ में जा। तो अमेरिका चुप बैठा हुआ था। तो
अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस जो थोड़े से गाढ़े हो रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होने शुरू हो गए एक तरफ। दूसरी तरफ चाइना वाला एक्सपोज हो गया, और ऐसी सिचुएशन में इंडिया की गुगली के अंदर तीनों के तीनों फंसे हुए नजर आए कि है क्या मामला। आप सोचिए, यही फॉरेन पॉलिसी होती है। एक स्टेटमेंट, तीनों की औकात दिखा दी। एक फंसा हुआ खड़ा है, चुप बैठ गया कि बोला तो फंसा, नहीं बोला तो फंसा अमेरिका। चाइना जो अभी तक पर्दे के पीछे रह के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, अब सबके सामने आके कहता है मैं पाकिस्तान के साथ हूं। पाकिस्तान का चाइना के साथ होने का सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान रशिया के साथ है, और रशिया के साथ होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान अमेरिका के अगेंस्ट है। और अगर अगेंस्ट है तो जानबूझकर पॉसिबली जो यूक्रेन को हथियार पहुंचाए जा रहे हैं उनके ऊपर सवाल। यानी पाकिस्तान की इनकम्पिटेंट फॉरेन पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो सारे इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि करें क्या। और एक सवाल ने एक नई बहस को दोबारा से छेड़ दिया कि पाकिस्तान खड़ा कहाँ है। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूँ इस चीज़ के अंदर बहुत सारे डीप एनालिसिस करेंगे तो समझ में आएगा कि एक बयान ने कहाँ का कहाँ वार किया है, और लोग फंसे हुए हैं कि करें क्या। ये खासकर पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना फंसे हुए हैं कि करें क्या, और पाकिस्तान को तो क्लीन बोल्ड कर दिया है। तो दोस्तों, इस एनालिसिस के अंदर आपको कैसा लगा, आपके अपने ओपिनियन क्या है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और बाकी जो भी है वो आपके अगले वीडियोस में डिस्कस करता रहूँगा। अगला वीडियो मैं खालिस्तान पर बनाने वाला हूँ कि इंडिया ने खालिस्तान की जड़ों को कैसे ख़त्म करके रख दिया है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।